है ना। 30 के बाद हम हाँ तो नई रजिस्टर ओपन कर लो। कुछ पेजेस इस चैप्टर के एंड होने के बाद तकरीबन 5-6 पेजेस ब्लैंक जरूर छोड़ना, ताकि कभी मान लो तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कभी रिवाइज कर रहे हो, कभी अच्छे क्वेश्चन दिख गए तो कॉपी में लिख लो। कोई कॉन्सेप्ट तुम्हें ध्यान हो कि चलो इसको अपने को लिख लेना चाहिए, तो स्टार मार्क देके पॉइंट लिख लो। तो 6-7 पेज, 5-6 पेज इंटेंशनली ब्लैंक छोड़ना है अपने को। लॉग इन करने नहीं दे रहा तो तुम विशाल पांडे सर को कॉल कर सकते हो। एक नंबर दिया गया था ना स्टार्टिंग में, हाँ उन्हें कॉल कर लो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर सेकंड, वैसे ऑफिशियल तो थर्ड होता है क्योंकि इससे पहले कैपेसिटर हम पढ़ते हैं, बट हम पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे फिर हम कैपेसिटर पढ़ेंगे। वो इसलिए करते हैं क्योंकि कैपेसिटर के पीछे ना, मतलब एंड ऑफ द कैपेसिटर हम चैप्टर की बात करें तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को मिक्स करके कुछ क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो ये टॉपिक कंप्लीट किया होगा तो फिर कैपेसिटर में पढ़ने में आसानी होगी, है ना। मॉड्यूल की सॉफ्ट कॉपी हाई स्ट्रेन हो रहा है तो तुम विशाल पांडे को कॉल करके कैंपस पे भी जा सकते हो। कैंपस पे हाँ, वो ग्रेविटेशन तो इसलिए दिया है ताकि उसको तुम रिवाइज कर लो, उसको देखो, एक बार कनेक्ट करो, ठीक है। कनेक्टेड टॉपिक है ना, इस वजह से कुछ भी अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब कोई मैसेज वैसेज मत करो, अब ध्यान से सुनो, ठीक है। फुल अटेंशन दो, अब सुनना ध्यान से। देखो, सबसे पहले बात करेंगे कि जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर अभी जो हमने स्टडी करा, उसमें हमें मेनली ये बताया गया था कि चार्ज कैसे हैं रेस्ट पे। तो हमने चार्ज को रेस्ट पे मानते हुए बाकी सारी प्रॉपर्टी को हमने डील करा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कूलम्ब्स लॉ वगैरह वगैरह, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं कि चार्ज को ना अब फ्लो कराएंगे। चार्ज अब रेस्ट पे नहीं रहेगा, कुछ वेलोसिटी मतलब कुछ भी फ्लो कर रहा होगा। अब ये फ्लो किसकी वजह से करेगा, तो कोई एक्सटर्नल एजेंट की वजह से। तो ये एक्सटर्नल एजेंट है क्या, ये एक्सटर्नल एजेंट है पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन तुमसे पूछूं कि मान लो इधर हाई पोटेंशियल, इधर लो पोटेंशियल है। यदि मैं पॉजिटिव चार्ज को मैं बीच में रखता हूँ तो किधर मूव करेगा, ऑब्वियसली हाई से लो की तरफ। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होती है, जहां पे पोटेंशियल डिक्रीज हो, है ना, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विल डिक्रीज। तो हमें जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कर लेंगे और उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। सोचो, अब हमारे पास कोई कंडक्टिंग वायर है, सोचना ध्यान से। एक हमारे पास कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, कंडक्टिंग वायर है, और मैंने कहा सिंपल कि इधर मैंने हाई पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ, इधर मानो V1, और इधर है लो पोटेंशियल, इस तरफ है V2। मैं कहता हूं कि मेरा जो V1 है ना वो ज्यादा है किससे, V2 से। तो डेफिनेटली हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ड्रॉ करूं तो कैसे ड्रॉ करूंगा, हाई से लो की तरफ। तो ये हमारे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जानी है, ठीक है। सोचो, मानो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई प्रोटॉन है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इस पे फोर्स किधर लगेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो मैं पॉइंट बोलने वाला हूं ना वो ध्यान से सुनना। माइट भी तुम्हारे माइंड में ये डाउट आ सकता है कि सर हमें तो अभी तक ये बताया गया था कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इससे जस्ट पहले मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हम बात करें तो हमें वहां पे क्या बताया गया था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब आप कह रहे हो कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इसका क्या रीजन है, कोई बता सकता है क्या। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम चार्जेस को रेस्ट पे नहीं रख रहे हैं, यहाँ पे चार्जेस मोशन में है, समझ रहे हो। यहाँ पे चार्जेस कैसे हैं, मोशन में। अब चार्जेस मोशन में है तो सिंपल सा लॉजिक है ना, सिंपल सा लॉजिक है कि अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेट तो होना ही है। चार्ज मोशन में है इस वजह से भी कह सकते हो।
क्या बात समझ आ रही है सभी को? हमें ये बताया गया था कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब, फॉर स्टैटिक चार्ज, ये हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया गया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने चार्जेस को कैसा माना हुआ था, रेस्ट पे माना हुआ था। तो हम कह रहे थे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बट यहाँ तो चार्जेस मूविंग है, तो चार्जेस मूविंग है तो डेफिनेटली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रेजेंट रहेगा ना। हाँ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रेजेंस से हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस के प्रेजेंस से हुआ है, सिंपल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है किसकी वजह से हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो फिर चार्ज मूव नहीं करते होते। क्या बात समझ रहे हो? अब एक पॉइंट और समझना, सुनना। एक डाउट ये भी मन में आ सकता है कि सर हमें तो ये बताया गया था कि कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये प्रोटॉन कैसे आ गया, ये नहीं समझ में आया। क्या ऐसा डाउट्स माइंड में आ रहे हैं क्या? हमें तो बस ये बताया गया था कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, तो ये फिर प्रोटॉन में बार बार क्यों लिख रहा हूँ, फिर बार बार मैं पॉजिटिव चार्ज की बात क्यों कर रहा हूँ? जिसके मन में ये डाउट्स नहीं आ रहे वो मुझे आंसर भेजो। ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें, मतलब क्या रीजन है? नहीं, तो पॉजिटिव चार्ज ये क्रिएट कैसे होता है, इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं ना। अब पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। गुड, सही आंसर दियो, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही। बिकॉज इलेक्ट्रॉन, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो इसको हम और तुम्हें बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी मैं तुमसे पूछ सकता हूँ, एक बात बताओ, यदि हम ऐसा सोचते हैं तो एटम तो अपनी जगह पे फिक्स है, वो तो मूव नहीं करेगा, फिर पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया, इसका आंसर क्या दोगे? लैटिस स्ट्रक्चर में जो मॉलिक्यूल एटम जहां पे वो तो वहीं पे है ना, तो फिर कैसे आ गया ये पॉजिटिव चार्ज? क्वेश्चन समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूँ कि तुम ये कह रहे हो कि चलो कोई मॉलिक्यूल एटम से, मान लो एटम से हमने उसके वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, वो पॉजिटिव चार्ज बन गया, तो फिर वो तो अपनी जगह पे फिक्स है ना। ऐसा तो नहीं कि एटम चारों तरफ मूव करे, ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो एकोमुलेट हो रहा है वो कैसे हो रहा है फिर? देखो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो सुनना ध्यान से। आखिर ये पॉजिटिव चार्ज कैसे मूव कर रहा है इसे समझने की कोशिश करना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से। ठीक है, हाँ ये सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। सुनना ध्यान से। मान लो हम एक क्लासरूम में हैं, अभी हम क्लासरूम में बैठे हैं, ऐसा हम इमेजिन करेंगे। और ये इमेजिन करो कि एक हम सिंगल रो मान रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से एक लाइन में। और फर्स्ट बेंच, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव एंड सो ऑन, सभी पे एक एक स्टूडेंट बैठा है, सपोज करो। मान लो कि जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं ना उन सभी को मैंने इलेक्ट्रॉन कहा हुआ है, ठीक है, एक दो तीन चार इस तरीके से। और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने किधर अप्लाई किया, इस तरफ। सोचो, स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब आगे की तरफ। सोचना, मान लो मैं सोडियम एटम की बात कर रहा हूँ, तो सोडियम एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसे निकालना आसान है। क्यों? लूजली बाउंड है, तुम्हें पता है ये सारी चीजें। अभी लूजली बाउंड है तो सपोज करो जो फर्स्ट डेस्क पे जो स्टूडेंट बैठा है उसने अपना पोजीशन वैकेंट कर दिया ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पर फोर्स अप्लाई हुआ और वो अपना जगह को खाली कर देता है, तो आगे चला जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स किधर लगेगा, इसके जस्ट अपोजिट। तो यहाँ से स्टूडेंट हट के आगे चला गया, तो ये स्पेस खाली हो गया। अच्छा, ये जो स्पेस खाली हुआ है, सोचो, तो देखो पीछे वाला स्टूडेंट के लिए नहीं, ये आगे एक वैकेंट क्रिएट हुआ है, वैकेंट है ना। तो इस वैकेंट को ये कंप्लीट मतलब फिल करने के लिए आगे मूव करेगा, ये आगे आएगा। फिर से मैं, फिर देखो, फिर ये वैकेंट स्पेस कहाँ चला गया, सेकंड पोजीशन पे।
तो सेकंड को कौन फिल करेगा, थर्ड, फिर थर्ड इधर आएगा, फिर ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। तो तुम इस ऑब्जर्वेशन को अच्छे से देखो तो तुम्हें क्या दिखेगा कि जो होल्स है ना, जो, हाँ बिल्कुल सही, जो वैकेंट स्पेस जिसे मैं होल्स कह रहा हूँ, ये इस तरफ मूव कर रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। कुछ आइडिया लग रहा है क्या तुम्हें, है ना? अब तुम ध्यान से देखो, मतलब क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो वो तो इस तरफ मूव कर रहे हैं और जो वैकेंट स्पेस है वो पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे हैं और दोनों इलेक्ट्रिक करंट को सपोर्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमेशा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की वजह से मूवमेंट है, समझो। पॉजिटिव चार्ज पे यदि देखो, इसी को मैं हाइपोथेटिकली ऐसे भी कह सकता हूँ कि जो वैकेंट स्पेस है वहां पे पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो इस पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड ने किधर फोर्स लगाया, आगे की तरफ, तो किधर मूव करे, आगे। लेकिन ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन मूव हुआ कैसे है? वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हुई है, उधर के इलेक्ट्रॉन इधर जंप करा तो ये वैकेंसी उधर चले गई, समझ रहे हो ना तुम? तो ये सीन हो रहा है अंदर। कुछ आइडिया लग रहा है क्या? तो इसका मैसेज करो। हाँ बहुत बढ़िया। तो तुम्हें मैंने दो क्वेश्चन का आंसर दिया अभी। पहला ये, तो किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तब है जब चार्जेस कैसे हैं, स्टैटिक कंडीशन में। जब चार्जेस स्टैटिक कंडीशन में नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हम नहीं कह सकते, मतलब मे बी मे नॉट भी टाइप है। सेकंड, कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये प्रोटॉन बेसिकली होल्स है ना, ये होल्स है, बट इसे हम समझेंगे कि इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन के बराबर है। और डायरेक्शन ऑपोजिट क्यों है इसको मैंने तुम्हें अभी एक्सप्लेन करा, और ये कंडक्टर के अंदर का सीन बताया। अब हेडिंग लिख लेना करंट इलेक्ट्रिसिटी, और कुछ हम पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखो, क्या है, डाउट पूछो। एक मिनट रुकना, डाउट्स पूछो पहले, क्या है? प्रोटॉन्स तो फिर रेस्ट पे ही था ना। पहली बात तो यहाँ पे कोई प्रोटॉन है ही नहीं। यहाँ पे जो वैकेंट स्पेस है ना, इसे हम होल्स कह रहे हैं, जिसपे चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर है। अब सोचो, सोडियम से तुम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हो, तो उस सोडियम पे Na प्लस लिखोगे ना, तो Na प्लस पे चार्ज कितना है, वन प्रोटॉन के बराबर, तो हम इसे वन प्रोटॉन काउंट करके चल रहे हैं। हाँ आयन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, मैं उतना स्पेसिफिक वर्ड नहीं यूज कर पा रहा हूँ, केमिस्ट्री छोड़े हुए बहुत दिन हो गए। चलो पॉइंट्स लिखेंगे। लिखना, rate of flow of charge is called electric current. Rate of flow of charge is called electric current. Rate of flow of charge is called electric current. Next point. इसी के ब्रैकेट में चाहो तो आगे लिख लो, थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर, थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर rate of flow of charge is called electric current। इसी के ब्रैकेट में लिख लो, through a cross sectional area of the conductor। Next point, the direction of electric current, the direction of electric current the direction of electric current in the direction of in the direction of flow of positive charge in the direction of flow of positive charge or in the opposite direction of or in the opposite direction of
फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। HP का मतलब हाई पोटेंशियल, इधर लो पोटेंशियल। देखना आगे। देखो देखो क्यों मूव करता है, क्योंकि इधर हाई पोटेंशियल इधर लो पोटेंशियल। यदि मैं तुमसे कहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो तो ऐसे ही ड्रॉ करोगे। अब पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, आगे की तरफ, QE का, लेट से E है तो इस वजह से। ठीक है, देखना। अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी, अब मैं करंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। करंट बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला है हमारे पास एवरेज इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस करंट कह लो डायरेक्ट। देखो एवरेज और इंस्टेंटेनियस के बारे में तुम जानते हो, तुमने काइनेमेटिक्स में भी एवरेज इंस्टेंटेनियस खूब देखा है। तो मैं यहाँ पे एवरेज को आई एवरेज इक्वल्स टू लिख सकता हूँ डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। इसी को चाहे तो क्यू फाइनल क्यू इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1 या T फाइनल माइनस T इनिशियल से भी लिख सकते हो। ठीक है, और कभी इंस्टेंटेनियस चाहिए तो क्या करोगे, इसमें लिमिट लगा दोगे, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, और ये बन जाएगा हमारे पास आई एवरेज। और यही आई एवरेज किसके बराबर, आई इंस्टेंटेनियस के। जब भी मैं सिर्फ करंट वर्ड यूज करूँ ना, इसका मतलब होगा कि हम इंस्टेंटेनियस करंट की बात कर रहे हैं। जब कभी भी सिर्फ मैं करंट वर्ड यूज करूँ, इसका मतलब क्या है कि हम इंस्टेंटेनियस करंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आई एवरेज का लिमिट हम लेंगे तो क्या मिलेगा, सिंपल आई, और ये आई आई इंस्टेंटेनियस रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब हम यहाँ लिमिट लेंगे तो ये डी क्यू बाई डी टी में रिप्लेस हो जाएगा। इसी को फर्दर यदि हम लिखें तो क्या मैं डी क्यू इक्वल्स टू आई डी टी लिख सकता हूँ। इंटीग्रेट करें तो क्यू इक्वल्स टू आई डी टी। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को तुम ध्यान से देखो तो हम इस एक्सप्रेशन को ये भी कह सकते हैं कि टोटल चार्ज किसके बराबर है, एरिया अंडर आईटी कर्व, ये भी कह सकते हैं, है ना। एरिया अंडर आईटी कर्व हमें क्या बताएगा, टोटल चार्ज। नोट करना। ये आई है यहाँ पे करंट, जब कभी हम सिर्फ करंट की बात करें तो मतलब है इंस्टेंटेनियस करंट की हम बात कर रहे हैं।
नोट कर लेना, डन का मैसेज करना। देखना नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी देखो इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है, रीजन बता सकते हो क्या कोई? बिल्कुल सही, वेक्टर अलजेब्रा के रूल को फॉलो नहीं करता इस वजह से। मानो इधर थीटा वन एंगल है, इधर है थीटा टू एंगल, बिल्कुल सही। इधर करंट है आई वन इक्वल्स टू 2 एम्पियर, आई टू इक्वल्स टू 3 एम्पियर। आई वन और आई टू हमें दिया गया 1 और 2 और 3 एम्पियर। तो इस वायर में यदि मैं आई थ्री मानता हूँ तो क्या मैं 5 एम्पियर लिख सकता हूँ? तो ये मैंने जो 5 लिखा, ये सिंपल एल्जेब्रिक सम है, इन दो को अपन ने ऐड कर दिया है ना। सिमिलरली इधर भी मानो 2 एम्पियर, इधर 3 एम्पियर, तो इस वायर में करंट कितना होगा? 5 एम्पियर। अब ये थीटा वन बराबर हो, नहीं बराबर हो, ज्यादा हो, कम हो, उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, क्यों? इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, सिर्फ ये वेक्टर अलजेब्रा के रूल को फॉलो नहीं करता इस वजह से। चलो ये नोट कर लो, फिर डन का मैसेज करो, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखना, अच्छा इसके लिए यूनिट एंड डायमेंशन यदि हम लिखना चाहें, यूनिट क्या लिखोगे? एम्पियर, सिंबल ए, डायमेंशन भी कैपिटल ए, या फिर इसे और प्रॉपर तरीके से लिखना चाहो तो M0 L0 T0 A ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो सिर्फ ए भी लिख सकते हो। और तुम्हें ये भी पता है कि ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो यूनिट और डायमेंशन पता है सभी को। और कभी मुझे 1 एम्पियर डिफाइन करना हुआ तो मैं लिखूंगा क्या? 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड में जो फ्लो हुआ है उसी को हम क्या कहेंगे? 1 एम्पियर। ठीक है, तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड। चलो नेक्स्ट लिखेंगे, लिखो अकॉर्डिंग टू इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, according to its magnitude and direction, according to its magnitude and direction, current is usually divided into two types. Current is usually divided into two types. First, direct current जिसे हम डीसी कहते हैं। फर्स्ट डायरेक्ट करंट जिसे हम डीसी कहते हैं। डीसी में लिखना आगे, डीसी में आगे लिखना, if the magnitude and direction of current does not vary with time, if the magnitude and direction of the current does not vary with time,
if magnitude and direction of current does not vary with time, comma, said to be direct current, said to be direct current. डायरेक्ट करंट का सोर्स क्या क्या है? सेल, बैटरी एंड डीसी डायनेमो। सेल, बैटरी और डीसी डायनेमो। डायरेक्ट करंट का सोर्स सेल, बैटरी एंड डीसी डायनेमो। यदि मैं इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करूं करंट वर्सेस टाइम में, देखना इधर टाइम और इस तरफ है करंट आई, ये सिंपल स्ट्रेट लाइन आएगा और यहाँ पे तुम आई डीसी लिख सकते हो, है ना, कांस्टेंट डीसी करंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो अब लिखना अल्टरनेटिंग करंट ब्रैकेट में एसी। लिखना अल्टरनेटिंग करंट ब्रैकेट में एसी। इसमें लिखो इसमें लिखना if a current is periodic with constant amplitude, if current is periodic with constant amplitude and has half cycle positive and has half cycle positive and half negative, half cycle positive and half negative, it is said to be alternating current ब्रैकेट में AC। सेट टू बी अल्टरनेटिंग करंट ब्रैकेट में AC। इसके लिए सोर्स क्या रहेगा? तो AC डायनेमो। सोर्स क्या रहेगा? AC डायनेमो। ग्राफ देख सकते हैं हम, पीरियोडिक मतलब अदर, ये हाफ पॉजिटिव, इधर का हाफ नेगेटिव और ये पीरियोडिक है। इधर का जो एम्पलीट्यूड है ये मानो आई नॉट माइनस आई नॉट, तो मैं इसके लिए इक्वेशन लिख सकता हूँ आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी साइन का फंक्शन है। क्लियरली दिख रहा है कि करंट और टाइम मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम हम कह सकते हैं करंट डिफरेंट है। तो यहाँ तक पहले अच्छे से नोट कर लो, फिर मुझे डन का मैसेज करना। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे कर्व हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ साइन कर्व ही हो, हम इसे भी अल्टरनेटिंग करंट कह सकते हैं। ये सब आगे डिटेल में पढ़ोगे, ये भी अल्टरनेटिंग करंट है।
है ना। इस टाइप का कर्व को भी हम अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग का सिंपल सा मतलब है कि पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ इस तरीके से होते रहना चाहिए और पीरियोडिक हो। तो ये भी जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया ये भी अल्टरनेटिंग करंट का एग्जाम्पल है। तो इधर एम्पलीट्यूड आई नॉट माइनस आई नॉट, तो ये सिंपल हमारे पास आ जाएगा। इक्वेशन है आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन का फंक्शन है। चलो यहाँ तक नोट कर लिए हो तो एक बार डन का मैसेज करो, फिर अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन में सिंपल एक ओरली दे रहा हूँ, देखना। मानो ये कोई कंडक्टर है और कंडक्टर का ये कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया, हमें ये बताया गया कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 20 इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाते हैं और 40 प्रोटॉन इस तरफ जाते हैं 1 सेकंड में, पर सेकंड। तो हमसे पूछा गया करंट। बताओ। ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन इस तरफ और 40 प्रोटॉन इस तरफ जा रहे हैं, तो हमसे करंट पूछा गया है। और यदि मैं डायरेक्शन पूछूं तो क्या लिखोगे डायरेक्शन? राइट टू लेफ्ट, ये लिखोगे क्या? डायरेक्शन ऑफ करंट हम क्या कहेंगे बताओ? राइट टू लेफ्ट, सही है। चलो मैग्नीट्यूड की बात करें तो आई इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई टी, और हमें टोटल चार्ज यहाँ से कितना पास हुआ है ये हमें बताना है। तो देखो ध्यान से देखना, दोनों सपोर्ट ही करेंगे, तो 20 प्लस 40 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और डिवाइड बाई 1, तो ये आंसर है हमारे पास। कितना आ जाएगा? 9.6 इंटू 10⁻⁻18 एम्पियर। सही है ना। तो ये सिंपल मैंने अप्रोच ये तुम्हें एक्सप्लेन करा कि कैसे हम करंट सॉल्व करेंगे इन केस कोई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के टर्म में गिवन हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। एक बार देख लो, समझ में आ जाए, यस का मैसेज कर दूं। बहुत सिंपल क्वेश्चन करेंगे अभी। Q इक्वल्स टू एन ई में इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं ना? हाँ बिल्कुल, एन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो। चलो क्वेश्चन लिखना। A wire carries a current of 2 ampere. A wire carries a current of 2 ampere. What is the charge? What is the charge दिव्यांश बताता हूँ मैं, पहले क्वेश्चन नोट करो। A wire carries a current of 2 ampere. What is the charge that has flown through its cross-sectional area in 1 second? In 1 second. And how many electron
and how many electron does this correspond to? And how many electron does this correspond to? देखना यहाँ पे 40 इसलिए ऐड करा ना क्योंकि हमें बताया गया है कि डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है, along the direction of proton flow या opposite to the direction of electron flow। तो देखो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, मतलब यदि मैं तुमसे कहूँ कि इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को देख के बताओ करंट की डायरेक्शन, तो तुम राइट से लेफ्ट कहोगे। सिर्फ मैं तो तुमसे कहूँ कि इस प्रोटॉन को देख के तुम मुझे करंट की डायरेक्शन बताओ, तो भी तुम राइट से लेफ्ट कहोगे। ये दोनों तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, इसलिए हमने ऐड किया। आया समझ क्या दिव्यांश? हाँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें इसमें करंट कितना गिवन था, 2 एम्पियर, तो 1 सेकंड में हमसे चार्ज पूछा गया, तो क्या लिखोगे, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, तो Q इक्वल्स टू 2 कूलम, और हमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो 2 इंटू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इधर से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो एक I इक्वल्स टू तुम्हें दिया गया 2 प्लस 3t, ऐसा यूनिट में मानो यहाँ पे कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है जिसके पास मैग्नीट्यूड 1 है और वो यूनिट एडजस्ट करने के लिए काम आता है। ठीक है, I इक्वल्स टू 2 प्लस 3t का इक्वेशन है। तुमसे पूछा गया फाइंड टोटल चार्ज फ्लोन, एक मिनट रुको, ये इक्वेशन लिखो, I इक्वल्स टू 2 प्लस 3t, और इसमें लिख लेना क्वेश्चन, हाउ मेनी चार्ज pass a cross sectional how many charge pass a cross sectional area of wire in the time interval of 0 to 3 second, in the time interval of 0 to 3 second। नाइनटीन पॉइंट फाइव कूलम, ओके। जीरो से 3 सेकेंड के इंटरवल में चार्ज कितना पास हुआ है ये हमसे पूछा गया है। सिक्स कूलम, डिफरेंट डिफरेंट 3.6 कूलम, डिफरेंट डिफरेंट आंसर बता रहे हो सभी। 19.5, ओके। मैक्सिमम का आंसर 19.5 है। देखना I इक्वल्स टू में क्या गिवन है, 2 प्लस 3t, तो क्या मैं I को लिख सकता हूँ dq बाई dt इक्वल्स टू 2 प्लस 3t, तो dq यहाँ से क्या आएगा, 2 dt प्लस 3t dt, करते हैं इंटीग्रेट, तो यहाँ से टोटल चार्ज, और इसे डायरेक्ट लिखूं 2t, और इसे लिख सकता हूँ 3t स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 3 तक रखो, तो इधर से आएगा 6 प्लस, इधर से आएगा 3/2 इंटू 9, सही है ना। तो देखो 1.5, तो टोटल मैं लिख सकता हूँ 19.5,
समझ में आया हो ये इसका मैसेज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, करंट पासिंग थ्रू अ वायर, लिखो क्वेश्चन, करंट passing through a wire decreases linearly, current passing through a wire decreases linearly 10 ampere to 0 ampere, 10 ampere to 0 ampere, 10 ampere to 0 ampere in 5 seconds, in 5 seconds। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इन 5 सेकंड हो गया। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट करंट at t equals to 2 second, calculate current at t equals to 2 second and also calculate total charge flown through this wire, and also calculate total charge flown through this wire। चलो करो सॉल्व। मॉड्यूल में ये तुम्हें मॉड्यूल ईपी सेकंड में मिलेगा, सेकंड मॉड्यूल में ये चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड मॉड्यूल फर्स्ट चैप्टर। 4 ampere and 50 coulomb, okay, different answers। 6 ampere 25, 4 ampere 25, फाइनल आंसर बताओ। फोर एम्पियर 50 कूलम, ओके। 4 एम्पियर 25। देखते हैं, देखो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम। इस एक्सिस पे टाइम मानो इधर आई, हमें क्या कहा गया कि 10 एम्पियर से 0 एम्पियर होने में से 5 सेकंड लगता है और लीनियरली वेरी कर रहा है। मतलब मैं इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ क्या? सोचो, ये 5 सेकंड है, तो मुझे क्या करना होगा? टोटल चार्ज के लिए तो मुझे एरिया सॉल्व करना चाहिए, और t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे हमसे करंट पूछ लिया गया है। t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे, तो 2 सेकंड पे हमसे करंट पूछ लिया गया, ये आई कितना है? मानो इसे y, तुम चाहो तो इक्वेशन ऑफ मतलब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से सॉल्व कर लो, या फिर तो स्लोप को इक्वेट कर दो, स्लोप से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे? तो मैं सिंपल कर रहा हूँ, इधर 10 है तो मैं लिखूं 10 डिवाइड बाई 5 इक्वल होगा किसके? y डिवाइड बाई 3 के, सही ना? 10 डिवाइड बाई 5 बराबर होगा किसके? y डिवाइड बाई 3 के, क्योंकि ये गैप तो 3 के बराबर है, सही। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से y लिखूं 6, यानी कि जो करंट एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे हमसे पूछा गया है वो किसके बराबर होगा? 6 एम्पियर के। और यदि मैं टोटल चार्ज की बात करूं तो एरिया सॉल्व करेंगे, तो हाफ इंटू 10 इंटू 5, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 25 कूलम। समझ में आया हो ये इसका मैसेज करो।
हमने सिंपल ये दो ट्रायंगल को इक्वेट करा है, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम चाहो तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से भी कर सकते हो, बट हमें ये देखना है कि जिससे कैलकुलेशन कम हो वो हम यूज करेंगे। आगे बढ़े क्या? यहाँ तक हो गया हो तो डन का मैसेज करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखना नेक्स्ट क्वेश्चन। A charge q is revolving in a circle of radius capital R. A charge q is revolving in a circle of radius capital R with constant speed v. With constant speed v. Small v लिख सकते हो। With constant speed v, calculate current. Calculate current in this orbit. Calculate current in this orbit. बिल्कुल सही आंसर। सही है। देखो पहले तो समझेंगे कि हमें ऐसा गिवन है कि इस सर्कल से एक कोई क्यू चार्ज है जो v वेलोसिटी से, मतलब v स्पीड से मूविंग है, ठीक है। तो मन में ये डाउट आ भी सकता है कि इसमें करंट होगा कैसे, है ना। तो करंट के लिए हम तुम्हें, मतलब यहाँ पे हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो ये मेरा कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इधर ना मैंने कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया अज्यूम करा है। सोचना ध्यान से, हम कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो इस चार्ज के लिए मैं कहता हूँ कि इसका जो टाइम पीरियड है ना, ये 1/4 सेकेंड है। कितना? 1/4 सेकेंड। यदि मैं सिंपल तुमसे पूछूं कि 1 सेकेंड में ये चार्ज कितनी बार चक्कर लगा लेगा, कितनी बार रिवॉल्व कर लेगा, बताओ? 4 टाइम्स, है ना। तो ये हमें समझ में आया। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि पर सेकेंड, सुनना ध्यान से, पर सेकेंड इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 4 चार्ज पास हुए हैं। क्या हम ऐसे भी कह सकते हैं क्या? 1 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन से 4 चार्ज पास हुए, ये भी कह सकते हैं। तो यदि मुझे करंट बोलना हो तो 4 चार्ज डिवाइड बाई 1, क्योंकि हमने टाइम ऑलरेडी 1 अज्यूम करा हुआ है। वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके लिए टाइम पीरियड सॉल्व करेंगे। कैसे? तो 2πr/v। करंट देखें तो q/t, और यहाँ पे q हमें पता है और टाइम पीरियड 2πr और v। तो यहाँ से मुझे करंट के लिए पता लग जाएगा। समझ में आया हो ये? इसका मैसेज करो। हाँ बिल्कुल 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 समझ सकते हो, बिल्कुल समझ सकते हो। किसी को डाउट हो तो बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। या फिर क्वेश्चन तो अब इसी टाइप के हैं, तो ठीक है, आप सॉल्व कर लोगे। अब हेडिंग लिखना। यहाँ तक हो गया हो, पहले डन का मैसेज करो। यहाँ तक सब कुछ अच्छे समझ में आ गया हो तो पहले डन का मैसेज करो। बढ़िया। चलो अब हेडिंग लिखना, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स।
देखो मैं तुम्हें अब ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि करंट कंडक्टर में कैसे फ्लो करता है। तो इसका अपन ने स्टार्टिंग में कुछ डिस्कशन लिया भी है और मैं अभी एक बार फिर से प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझना ध्यान से। मैं तुमसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा। मानो हमारे पास कोई एक कंडक्टिंग वायर है, एक सिंपल कंडक्टिंग वायर है। मैं कहता हूं कि इधर और इधर से एक कोई बल्ब लगा दो, ठीक है, बल्ब लगा दिया, तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा, हाँ या ना? हमारे पास कोई कंडक्टर है और हमने इसके दोनों एंड से एक वायर निकालते हुए एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया, तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा क्या? नो, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। मतलब ये हम अपने डेली लाइफ में एग्जांपल भी देख सकते हैं। कोई मेटेलिक रॉड ले लो और दोनों रॉड में एक वायर से कनेक्ट करते हुए बल्ब लगा दो, बल्ब तो डेफिनेटली ग्लो नहीं करना है। क्यों नहीं करेगा, इसका हम रीजन समझते हैं। देखो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बट फिर भी ये, हाँ बिल्कुल सही, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, लेकिन इनका जो डायरेक्शन है ना बहुत रैंडम तरीके से। रैंडम तरीके से कहने का मतलब कि मैं यदि कोई पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन की बात करता हूँ, कोई मैं पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन की बात करता हूँ, तो एक सेकेंड में यदि 10 इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं ना, तो एक सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन इधर भी आ जाएंगे, तो नेट जीरो। तो करंट में तो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब करंट में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन तो हुआ ही नहीं। तो जब तक इस रॉड करंट जनरेट नहीं करेगा तब तक बल्ब का ग्लो होना पॉसिबल, मतलब बिल्कुल भी पॉसिबल तो है नहीं। ये सिंपल समझना हमें। तो अब यही काम हमें क्या कराना है कि देखो फ्री इलेक्ट्रॉन के पास मोशन तो है खुद का, बिल्कुल है, क्योंकि वो बहुत रैंडम तरीके से इधर उधर घूम रहा है। हमें क्या करना है, अलाइनमेंट प्रोवाइड कर देना है। हमें कोई एक्सटर्नल एजेंट से ना उसे एक लाइन में ला के रख देना है, ताकि वो एक लाइन में मूव करे। अब एक लाइन में मूव करने से फायदा क्या होगा, तो मुझे करंट मिलने लग जाएगा। कुछ समझ रहे हो? तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि जब हमने यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया हुआ था, कोई एक्सटर्नल सोर्स से हमने इसे कनेक्ट नहीं किया था, उस टाइम पे कंडक्टर के पास पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, जीरो के बराबर। इस एंड का जो पोटेंशियल होगा वही इस एंड का पोटेंशियल होगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे जो भी चार्ज है रेस्ट पे है, इससे मतलब रॉड ही रेस्ट पे है, हम मान सकते हैं। हाँ ये भी तुम सोच सकते हो कि इसके अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं रैंडम तरीके से, बट उनका नेट क्या है, जीरो। समझो, उनका नेट क्या है, जीरो। तो रैंडम मोशन की वजह से जो भी उनका एवरेज वेलोसिटी का सम आता है वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर। कब? हमने जब बाहर से कोई एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई नहीं किया था, तब की बात कर रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि एक मेरे पास सेकेंड डायग्राम है जिसमें मैंने इसी डॉट को एक पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर रहा हूँ, मतलब एक सोर्स से कनेक्ट कर रहा हूँ। देखना ध्यान से, जैसे मानो ये हमारे पास रॉड है, ये हमारे पास रॉड है और मैंने कहा है इसे मैंने एक बैटरी से इस तरीके से कनेक्ट कर। बैटरी में ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। इसे ऐसे समझ सकते हो, इधर हमारे पास हाई पोटेंशियल, इस तरफ लो पोटेंशियल। ठीक है, हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल। क्या होगा इन दोनों पोटेंशियल की वजह से, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप होगा किस तरफ, हाई से लो की तरफ। सही है। अब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उसे एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, एंड जो भी प्रोटॉन है वो अपनी तरफ प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। तो हम नेट क्या देखेंगे कि कोई सा पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन हम देखें तो हम देखेंगे कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, कुछ प्रोटॉन उधर जा रहे हैं, तो ये दोनों ही इलेक्ट्रिक करंट को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, सुनना ध्यान से, क्योंकि हम ये बताया गया है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो पॉजिटिव चार्ज एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। मतलब यदि पॉजिटिव चार्ज इस तरफ फ्लो हो रही है तो करंट इसी तरफ होना है, यदि नेगेटिव चार्ज इस तरफ फ्लो हो रही है तो भी करंट इसी तरफ होना है। तो मतलब यदि कोई प्रोटॉन ऐसे और इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रही है तो दोनों मतलब करंट में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। बात समझ रहे हो? तो सिंपल समझ में आता है कि यहाँ पे जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो भी रैंडमनेस था उसे हमने एक प्रॉपर अलाइनमेंट देने की कोशिश करा है। समझो ध्यान से। अब यदि मैं इलेक्ट्रॉन या फिर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए मैं डायग्राम तो मैं ड्रॉ करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो देखो मानो किसी इलेक्ट्रॉन का पाथ ऐसा है। अब ये जिगजैग पाथ क्यों है इसका मैं रीजन तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, सुनना। देखो तुम्हें पता है कि सभी एटम मॉलिक्यूल, सुनना ध्यान से, हाँ,
जो भी एटम मॉलिक्यूल्स अपने अपने लैटिस पे फिक्स हैं, तो एक कोई फ्री इलेक्ट्रॉन गया, जैसे आगे जाता है कोलिजन करता है, अब ड्यू टू कोलिजन अपना डायरेक्शन चेंज किया, फिर कोलिजन किया, फिर कोलिजन किया, मल्टीपल कोलिजन के बाद में ये कोई डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ए से बी तक का ये सिचुएशन है। कब? जब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, जब ई किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो ऐसे ही सभी इलेक्ट्रॉन के मोशंस हैं, तो रैंडम होने की वजह से किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे थे उतने इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं, तो नेट चार्ज कितना हो गया था, 0, तो करंट हमारा 0 हो गया था। बट अब जैसे ही मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा, तो हम क्या देखेंगे कि इस चार्ज पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, और ये फोर्स ना इसके पाथ को डेविएट करने की कोशिश कर रहा है, और डेविएशन से हम ये देखेंगे कि अब ये बी यहाँ पे आ गया है, समझना। तो पहले बी यहाँ पे अब इधर आया, तो ये जो स्पेस या फिर ये जो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है ना, इस डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं ड्रिफ्टिंग। क्या कहते हैं? ड्रिफ्टिंग। और ऐसे बहुत सारे ड्रिफ्टिंग अपॉन टाइम कर देना, तो इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले ये जो ड्रिफ्टिंग है ये तुम्हें समझ में आया। ये रेड कलर मैंने तब ड्रॉ किया जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर नहीं है। ये मैंने तब ड्रॉ किया जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर नहीं है। कुछ ये आइडिया लगाओ, तो इसका मैसेज करूं। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो पहले कुछ पॉइंट्स लिखना है, इसमें पहला पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स में सबसे फर्स्ट पॉइंट लिख लो। ई तो ई, एक मिनट, ई तो राइट में है तो नीचे ड्रिफ्ट। अरे मैंने एक सिंपल डायग्राम से एक्सप्लेन किया, तुम यहाँ पे मत देखो कि डायरेक्शन किधर है, मैंने सिंपली कहा है कि कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे हो गया, है ना। इसके डायग्राम से इसको मैच मत करो, ये मैंने ऐसे नॉर्मली ड्रॉ किया है। ठीक है, चलो लिखना कुछ पॉइंट्स। सबसे पहले लिखो, कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स, conductors are those materials which can conduct electricity. Conductors are those materials which can conduct electricity. Conductors can be classified into two groups. Conductors can be classified into two groups. Conductors are, sorry, conductors can be classified into two groups. पहला solid conductor और दूसरा electrolyte conductors. पहला फर्स्ट सॉलिड कंडक्टर्स एंड दूसरा इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टार मार्क पॉइंट करके लिखो, थियोरी ऑफ करंट इन सॉलिड कंडक्टर्स। थ्योरी ऑफ करंट इन सॉलिड कंडक्टर्स। थ्योरी ऑफ करंट इन सॉलिड कंडक्टर्स। पहले ये डायग्राम ड्रॉ करो, फिर इसमें कुछ पॉइंट्स में लिखाऊंगा।
नोट कर लेना, डन का मैसेज करना। चलो कुछ और पॉइंट्स लिखना, मैं स्टार मार्क देखे लिखना पॉइंट। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ सॉलिड कंडक्टर। हाँ ड्रिफ्टिंग भी ड्रॉ कर लो ना, दोनों डायग्राम ड्रॉ कर लो। लिखना फर्स्ट पॉइंट, free electrons inside a solid conductor can have two motions. Free electrons inside a solid conductor can have two motions. First, random or thermal motion. First, random or thermal motion. ब्रैकेट में 10⁵ मीटर पर सेकेंड ऑर्डर, स्पीड ऑर्डर। रैंडम और थर्मल मोशन ब्रैकेट में 10⁵ मीटर पर सेकेंड। एंड दूसरा ड्रिफ्ट मोशन, ड्रिफ्ट मोशन ब्रैकेट में 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड, 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिखो, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, in the absence of any electric field, free electrons have only random motion. Free electrons have only random motion. Free electrons have only random motion. Hence, net current from any section is zero. Hence, net current from any section is zero. Next point, in presence of electric field, in presence of electric field, free electrons have both motions. Free electrons have both motions, ब्रैकेट में random and drift, ब्रैकेट में random and drift. Therefore, current is non-zero due to drift motion.
therefore current is non-zero due to drift motion. Next point. The drifting of these free electrons, the drifting of these free electrons over period of time, over some period of time, over some period of time is called drift velocity, is called drift velocity. एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ. The drifting of these free electrons over some period of time is called drift velocity. देखना, अब मैं तुम्हें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना. देखो, कंडक्टर है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. यदि हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन को देखें तो उसके लिए यदि मैं वेलोसिटी लिखना चाहूँ तो u1 इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, v1 इक्वल्स टू u1. अच्छा, पहले कोई इलेक्ट्रॉन है मान लो, इधर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ, कितना लगेगा, तो E इंटू ई. यदि इसी इलेक्ट्रॉन का मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या मैं ई अपॉन एम ई यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकता हूँ क्या, है ना, बिल्कुल कह सकते हैं. अब सोचो, हमने यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इस इलेक्ट्रॉन के पास फाइनल वेलोसिटी क्या है. अब देखो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहे हैं, तो v1 इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा, u1 प्लस a इंटू t1. एक्सेलरेशन तो सभी के लिए कांस्टेंट. अच्छा, सिमिलरली v2 लिखूं तो क्या, u2 प्लस a इंटू t2, और इस तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम ये लिख सकते हैं. और इन सभी को तुम ऐड करते हो तो LHS में क्या मिलेगा तुम्हें, v1 प्लस v2 डॉट 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 vn, और इस तरफ क्या मिलेगा, u1 प्लस u2 डॉट 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 un, है ना. और इसके आगे यदि मैं देखूं तो इधर नीचे लिख रहा हूं तो a ब्रैकेट में t1 प्लस t2 डॉट 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 tn, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मिलेगा हमें. ध्यान से देखो, अब मैं क्या करता हूँ कि इस एक्सप्रेशन को ना n से डिवाइड कर रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, n से डिवाइड. ध्यान से देखना, तो जैसे मैं n से डिवाइड करूंगा तो ऐसा आ जाएगा कुछ v1 प्लस v2 डॉट 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 vn डिवाइड बाई n इक्वल्स टू u1 प्लस u2 डॉट 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 un डिवाइड बाई n, और प्लस a ब्रैकेट में t1 से tn तक ब्रैकेट में n, ऐसा कुछ लिखेंगे. इसके बाद इधर, ठीक है, सोचना ध्यान से, ये काइंड ऑफ एवरेज वेलोसिटी है ना, एवरेज वेलोसिटी. तो जिसे मैं सिंपल v एवरेज लिख रहा हूँ समझने के लिए. अभी मुझे बताओ, ये है इनिशियल एवरेज, किसके बराबर होगा, 0 के. क्यों, क्योंकि हमें पता था जब हमने इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था तो हमें कहीं से कोई करंट नहीं मिल रहा था. करंट नहीं मिलने का रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक नहीं पहुंच रहा. समझ लो, मतलब हम कह सकते हैं कि जो इनिशियल एवरेज है वो 0 के बराबर है, तो सिंपल 0 आ जाएगा. ए, और देखो T1 T2 T3 ये है क्या, ये सिंपल टाइम इंटरवल है. देखो, ये टाइम इंटरवल, ये सिंपल दो कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल है. जैसे मानो ए के पार्टिकल यहाँ गया फिर इधर आ गया, है ना, तो ये T1 T2 इस तरीके से ये टाइम है. समझ रहे हो ना, तो सक्सेसिव दो कोलिजन के बीच का इंटरवल है, और इस टर्म को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, मैं आगे बताऊंगा. तो पहले यहाँ तक नोट करो, पहले यहाँ तक नोट करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ. हाँ, टाउ बिल्कुल से रिलैक्सेशन टाइम जिसे हम टाउ कहते हैं.
पूछो। जीरो नहीं आया समझ? मैं सिंपल तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था तो मुझे कंडक्टर से कितना करंट देखने को मिल रहा था? क्यों देखने को मिल रहा था? वो इसलिए देखने को मिल रहा था क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक नहीं पहुंच पा रहे थे। यदि पहुंचते होते तो उनके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती, मतलब ये सभी आपस में अपनी वेलोसिटी को कैंसिल आउट कर लिया हुआ है ना। आया समझ? मैं यहाँ पे एवरेज की बात कर रहा हूँ। सोचो ना, 10 इलेक्ट्रॉन इधर गया, 10 इधर आ गए। हाँ तो रैंडम कोलिजन है, तो सोचो ना, तो रैंडम कोलिजन में हो सकता है 1 लाख पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट किया होगा तो 1 लाख निगेटिव तो डिस्प्लेसमेंट किया होगा। तो इन सभी ने अपने आप के डिस्प्लेसमेंट को कैंसिल आउट कर लिया हुआ है। यदि डिस्प्लेसमेंट कैंसिल आउट नहीं हुआ होता तो मुझे करंट मिलता फिर। यहाँ तक नोट कर लियो तो डन का मैसेज करो। एंड एक स्टार मार्क देके टाउ के बारे में लिखो। रिलैक्सेशन टाइम, टाउ के बारे में लिखो, रिलैक्सेशन टाइम और इसी के आगे लिखना एवरेज टाइम, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन एंड ऑर्डर इसके लिए लिख लेना, ऑर्डर है 10⁻⁻14 सेकेंड। रिलैक्सेशन टाइम का ऑर्डर कितना है? 10⁻⁻14 सेकेंड। रिलैक्सेशन टाइम 10⁻⁻14 सेकेंड के ऑर्डर में होता है। रिलैक्सेशन टाइम में लिखो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स and its order in range of 10⁻⁻14 second। ध्यान से देखना अब इधर। अब मुझे बताओ, क्या मैं v एवरेज को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह सकता हूं क्या? ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसका मैं रीजन एक्सप्लेन कर रहा हूं। ध्यान से सुनना। जो भी एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है। और वो डिस्प्लेसमेंट हुआ क्यों? वो हुआ इसलिए कि जिस इलेक्ट्रॉन को कहीं आगे तक जाना था वो और आगे चला गया। तो इस तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का जो रैंडम मोशन हमें जो देखने को मिला, उसका जो सम है वो हमें नेट डिस्प्लेसमेंट की तरफ ले गया। और जस्ट बिकॉज की ड्रिफ्ट हुआ है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक जाना था वो यहाँ तक चला गया, दूसरे को यहाँ तक जाना था यहाँ तक चला गया, तो सभी ड्रिफ्ट करके डिस्प्लेस हुआ है। इसीलिए हम इस वेलोसिटी को क्या मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह सकता हूँ क्या? बिल्कुल सही। अब जैसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो हमने ए बहुत पहले लिखा हुआ था क्या? तो ई बाय एम और यहाँ पे टाउ। तो ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक सिंपल फॉर्मूला आ जाता है, जहाँ पे टाउ है क्या? रिलैक्सेशन टाइम इसके आगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला देखेंगे और इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हेल्प से हम करंट डेंसिटी देखेंगे, फिर रेजिस्टेंस
एंड यहीं से हम ओम्स लॉ भी प्रूव करेंगे। तो ये सब कनेक्टेड है। तो यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आया होते बढ़िया इसका मैसेज करो। आज हम यहीं पे एंड करेंगे। होमवर्क कुछ भी नहीं है, पीछे के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो भी पेंडिंग वर्क है उसे कंप्लीट करो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।